चलो जी, खाना वाना खा लिया हो, चाय वाय पी लियो, तो एक नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स। बी सेल एक्टिवेशन की स्टोरी है। जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के पास कुछ ऐसा है जो हमें बीमारी से बचाता है। हर पल, हर समय, इस टाइम भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही हैं और जो शायद हमें नुकसान पहुंचा दें। बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर धूल मिट्टी के कण भी। इनसे लड़ने के लिए हमारे पास एक गजब का सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और ये एबिलिटी बीमारियों से लड़ने की, इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम लोग कई लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इम्यूनिटी हमें मिली कब। एक है जिसे हम बोलते हैं कि बचपन से हमारे साथ है, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी। इसी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की और साथ में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की। भाई, जो कुछ भी चीज़ें हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों में हैं, मतलब जिनको सबसे पहले पार करना जरूरी है माइक्रोब्स के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, उन सब को हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में लेके आते हैं। जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, लाइजोजाइम, या फिर गैस्ट्रो यूरिनरी सिस्टम में सीक्रेशंस, आपकी स्किन की पीएच, माइक्रोफ्लोरा। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है इसके बाद। अगर किसी कारण से कोई पैथोजन इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पार कर जाए तो उसका सामना होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से, जो कि हमारे स्किन के जस्ट नीचे है। आमतौर पर यहाँ नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की सेल होती हैं, जिनके अंदर नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और इस तरह की बहुत सारी और सेल्स, वो सेल्स जो हमारे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में रोल भी निभाती हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए, फैगोसाइटोसिस के लिए। दूसरी टाइप की इम्यूनिटी है जो हमारे पास बचपन से तो नहीं है, मतलब जब से हम पैदा हुए तब से हमारे साथ नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने उसे एक्वायर किया है, या कह दीजिए कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी इतनी स्पेसिफिक है कि ये एक वायरस को दूसरे वायरस से डिस्टिंग्विश भी कर सकती है। बी सेल और टी सेल की कहानी सारी एक्वायर्ड में है। हाँ, हम एक्वायर्ड की ये बात भी करते हैं कि हमें वो किस तरीके से मिली। क्या वो प्राकृतिक तरीके से हमारे पास थी या फिर हमने उसे बाद में किसी आर्टिफिशियल तरीके से अप्लाई किया। मान लीजिए किसी को बीमारी हुई, उस बीमारी को देख करके उसके अंदर इम्यूनिटी की मेमोरी जनरेट हो गई, तो हम इसे नेचुरल कहते हैं। लेकिन जब हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं इम्यूनिटी खड़ी करने के लिए, तब उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरल भी दो तरह की होती है, एक है पैसिव और एक है एक्टिव। जहां पैसिव का मतलब है कि बीमारी किसी और को ही और आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई। जैसे कि जब माँ प्रेग्नेंट है, अगर माँ को कोई डिजीज नेचुरल तरीके से होती है और उससे बनने वाले एंटीबॉडीज फीटस को मिलते हैं या फिर बाद में पैदा हुए बच्चे को माँ के दूध के द्वारा, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव। लेकिन जब भी बीमारी कभी हमें होती है और हमारा ही इम्यून सिस्टम उसको पहचान करके इम्यूनिटी जनरेट करता है, तब उसे बोलते हैं हम लोग एक्टिव। सिमिलरली आर्टिफिशियल भी दो तरह का है, पैसिव या फिर एक्टिव। अब मान लीजिए वैक्सीन आपको दी गई और आपके अंदर इम्यूनिटी जनरेट हुई, तब तो हम उसे एक्टिव कहेंगे। लेकिन अगर वैक्सीन बनाने के लिए हमने एंटीजन को दिया है किसी घोड़े को और उस घोड़े के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट किए गए और फिर उस एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया गया आपको ट्रीट करने के लिए, तब इसे कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पैसिव। तो भाई, कभी ऐसा मौका आया लाइफ में कि किसी डॉग ने तुम्हें काट लिया हो? काटने का डर जहां उसकी बाइट का होता है तो वहां 14 इंजेक्शन का भी तो डर होता है। हालांकि आजकल 14 इंजेक्शन के डोज नहीं होते, बट तुम जर्नली क्या करते हो? जैसे ही डॉग ने बाइट किया तो उसके बाद कहाँ भागते हो? क्या अपने गली नुक्कड़ में पाए जाने वाले डॉक्टर के पास, या फिर मेडिकल स्टोर पर वैक्सीन खरीदने के लिए, या फिर सरकारी अस्पताल? क्योंकि अगर मान लो जिस कुत्ते ने तुम्हें काटा है उसके लार में रेबीज के वायरस थे, तो भाई ये वायरस तो जैसे ही डॉग ने दांत मारे तुम्हारी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को पार करके सीधा ब्लड में उसने इंजेक्ट कर दिए वो वायरसेस। ये वायरसेस नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं और आमतौर पर नर्वस सिस्टम में घुस के बैठ जाते हैं। हो सकता है तभी अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, या फिर साल भर बाद, या फिर 5 साल बाद, यू नेवर नो। लेकिन ये मानते हैं कि बाइट से लेकर के अगले 24 घंटे के अंदर ये वायरस घुसने की कोशिश करेगा आपके नर्वस सिस्टम में। और इस टाइम इस वायरस को रोकने का एक ही रास्ता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हो, ऐसे एंटीबॉडीज जो वायरस से बाइंड कर जाएं और इस वायरस को अपने रिसेप्टर से बाइंड करने ना दें। इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर तो ये एंटीबॉडी बने हुए रखे नहीं है ना, इसलिए जो पहला वैक्सीन होता है, सबसे पहला जिसे आप वैक्सीन कहते भी, वो वैक्सीन होता नहीं है, वो एंटीसीरम है। इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं। अब ये एंटीबॉडीज हमारे पास आते हैं घोड़ों से। ऐसे घोड़े जो दौड़ने के लायक नहीं बचे हैं, उन घोड़ों के अंदर रेबीज वायरस के एंटीजन हम इंजेक्ट करते हैं। आमतौर पे किल्ड रेबीज होता है
और उस वायरस को पहचान करके घोड़े का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी क्रिएट करता है। बाद में उन्हीं एंटीबॉडीज को सिलेक्ट करके हम लोग इस पहले इंजेक्शन के रूप में मार्केट में बेचते हैं। अब क्योंकि ये बनाने वाली प्रोसेस काफी महंगी पड़ती है, इसलिए हर मेडिकल स्टोर पर ये चीजें नहीं मिलती, लेकिन हर शहर के अंदर एक जिला अस्पताल वहां ये प्रोवाइड की जाती हैं, आमतौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए पहला इंजेक्शन वहीं मिलता है। आमतौर पर ये पहला एंटीसीरम वाला इंजेक्शन ये मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलने वाला। इस पहले इंजेक्शन के अंदर वो एंटीबॉडीज हैं जो आपको उस वायरस के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर पहला टीका लगना जरूरी है। ये पहला टीका वो नहीं है जो बाद में मिलेंगे, ये एंटीसीरम है। अब क्योंकि ये हॉर्स का बना हुआ है तो एंटीबॉडीज हॉर्स के टाइप के हैं, इसलिए इस एंटीसीरम को सीधा बॉडी में इंजेक्ट करने से पहले एक एलर्जी टेस्ट भी होता है, जिसमें चेक करते हैं कि कहीं आपका इम्यून सिस्टम घोड़े के एंटीबॉडी के अगेंस्ट तो काम नहीं करना शुरू कर दे। और एक बार आपने पास कर लिया, पहली वैक्सीन ले ली, तो उसके बाद की जो वैक्सीन है वो नॉर्मल वैक्सीन है, जिसमें रेबीज का वायरस किल्ड फॉर्म में, और ये वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन आपकी इम्यूनिटी को खड़ा करेगा। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कभी कोई वायरस एंटर करता है तो उस वायरस को पहचान करके इम्यूनिटी खड़ी करने में 5 से 14 दिन लग जाते हैं। इसलिए शुरुआत के पहले 24 घंटे में इन्फेक्शन रोकने के लिए बाहर से हमें एंटीबॉडी प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। तो अब ध्यान से देखो, जहां सबसे पहला वाला एंटीसीरम जो आपको दिया गया है ये आर्टिफिशियल है, लेकिन आपकी बॉडी में ये इम्यूनिटी जनरेट नहीं हुई थी, ये घोड़े में जनरेट हुई थी, और इसीलिए ये है पैसिव। लेकिन इसके बाद जो दूसरी वैक्सीन दी जाएगी जिसमें किल्ड वायरस अवेलेबल है, आपकी बॉडी में वायरस को इंजेक्ट करेंगे आर्टिफिशियल है, और आपकी बॉडी पहचान करके उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करेगी अगले 14 दिन के अंदर। तो ये एक्टिव मेथड है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। चलिए आगे देखते हैं। इम्यून सिस्टम के सारे कंपोनेंट, अब चाहे वो बी सेल हो या टी सेल हो, कहीं तो बनते होंगे, कहीं रहते भी होंगे, कहीं काम भी करते होंगे। जैसे हमारे ब्लड की कहानी आरबीसी को ट्रैवल कराने के लिए है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो सेम इसी के जैसा एक पैरेलल सिस्टम और भी है जिसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आरबीसी उसके अंदर मूव नहीं करती, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी के लिए स्पेशल है, और यहीं पर लिम्फ नोड्स होते हैं जहां एक्चुअली में बी सेल और टी सेल एंटीजन को पहचानती हैं और उनके अगेंस्ट एक्टिवेट भी होती हैं। ये सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है, सेम वैसे जैसे कि हमारे भारत की सेनाएं अपने सैनिकों को बॉर्डर तक भेजती हैं, तो बॉर्डर के ऊपर खड़े नहीं होते, बॉर्डर के पास में कैंट्स हैं, बैरक्स हैं या फिर चेक पोस्ट हैं, जहां पर हमारे सिपाही ड्यूटी कर रहे होते हैं। जब भी कभी कोई एंटीजन वहां से गुजरेगा तो उसे पहचान लेंगे और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैदा करेंगे। सेम ऐसे ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी में भी जगह जगह चेक पोस्ट हैं, जगह जगह बैरक्स हैं जहां आपके सिपाही रहते हैं, एंटीजन को देख करके अपने आप को तैयार करते हैं और उससे लड़ने का माहौल ही बनाते हैं। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं, जिसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि बोन मैरो और थाइमस, तो फिर सेकेंडरी ऑर्गन्स भी आते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन्स जहां लड़ने की जगह है, तो प्राइमरी ऑर्गन्स वो जगह है जहां हमारे कमांडोज या हमारी स्पेशल सेल्स तैयार की जाती हैं। भाई सेम ऐसे जैसे कि इंडियन मिलिट्री अकादमी हमारी आर्मी के लिए जवान तैयार करती हैं, तो सेम ऐसे ही बोन मैरो वो जगह है जहां बी सेल तैयार की जाती हैं, और थाइमस वो जगह है जहां पर टी सेल रेडी होती हैं। हालांकि टी सेल बोन मैरो में ही पैदा होती हैं, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग स्कूल है वो थाइमस है। बी सेल का जन्म भी बोन मैरो में होता है और उनकी ट्रेनिंग भी वहीं बोन मैरो के अंदर ही होती है। वैसे तो इम्यून सिस्टम को समझने के लिए बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि बी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है और उससे बनने वाले इफेक्टर मॉलिक्यूल्स क्या क्या काम करते हैं। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यह स्पेसिफिकली एंटीजेंस को पहचान करके उनको हमारी बॉडी से साफ करने में हेल्प करता है। अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से है बी सेल, और बी सेल कैसे एक्टिवेट होती हैं ये हम समझने वाले हैं। बोन मैरो में बी सेल जनरेट होती है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। प्रोसेस का नाम है हेमेटोपोइसिस। वहां जो बी सेल मैच्योर होगी, उस बी सेल के पास अपने खुद के काफी सारे रिसेप्टर्स होते हैं, और क्योंकि अभी तक इस बी सेल ने कोई एंटीजन देखा नहीं है, इसलिए इसे हम लोग नाइव बी सेल बोलते हैं। इसके सरफेस पर मेम्ब्रेन में लगे हुए मेम्ब्रेन बाउंड आईजीडी, आईजीएम, ये दोनों एंटीबॉडी होते हैं। इसके अलावा कुछ और रिसेप्टर्स भी हैं जैसे कि CR2, IG अल्फा, IG बीटा, कुछ SRC फैमिली काइनेस जैसे कि लिन, फिन और BLK, MSC1, MSC2 और PRR। इन सभी मॉलिक्यूल्स में से IGD, IgM, IG अल्फा बीटा
इनको मिलाकर के हम लोग बीसीआर कहते हैं। यही वो कम से कम मॉलिक्यूल्स हैं जो एंटीजन को पहचान करके बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। MSC1 सभी तरह की न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो कोई भी सेल हो। MSC2 केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में पाया जाता है और बी सेल भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही कैटेगरी में आती है। CR2 कंप्लीमेंट का रिसेप्टर है और खास तौर से कंप्लीमेंट 3D को पहचानता है। कंप्लीमेंट्स एंटीबॉडी की तरह के मॉलिक्यूल हैं जो हमारे सीरम में या प्लाज्मा में पाए जाते हैं और एंटीजन्स को क्लियर करने में या उनको डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करते हैं। PRR पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर है। ये इन्नेट इम्यून सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं जो बहुत तरह की सेल पे पाए जाते हैं। इंडियड ये हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल्स या एंडोथेलियल सेल्स या उनके सरफेस पर भी मिल सकते हैं। ये जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई हो, उसके सरफेस पर मौजूद कुछ मॉलिक्यूल्स को पहचान लेता है। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर नहीं होते। मतलब PRR सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्निशन करने में हेल्प करता है। PRR पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स के काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं, जिनमें से एक सबसे फेमस है टॉल लाइक रिसेप्टर। ये जिन मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं पैथोजन्स के सरफेस पर या उनके अंदर, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग पैम्प कहते हैं। PAMP पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अब जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल है जो नेग और नैम की बनी होती है, ये तो केवल बैक्टीरिया में मिलती है, हमारी बॉडी की किसी सेल में नहीं मिलती। तो PRR पेप्टाइडोग्लाइकन को एज अ पैम्प पहचान सकते हैं। या फिर बैक्टीरिया में पाए जाने वाले फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए फ्लैजिला जो कि हमारी सेल में नहीं मिलते। तो बेसिकली PRR ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉरेन सेल्स को इस बेस पर पहचानते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पर नहीं होते। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है तो उस बैक्टीरिया के ऊपर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन्हें हमारा सिस्टम एज एपिटोप पहचान सकता है। और सिमिलरली इसके सरफेस पर ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसे PRR एज अ पैम्प रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इंडिड कंप्लीमेंट भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्हें पहचान सकते हैं और कंप्लीमेंट डायरेक्ट इनके सरफेस से बाइंड कर सकते हैं। कंप्लीमेंट का बाइंड करना अपने आप में डिक्लेरेशन है कि जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये बाइंड है, ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है और इसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए। एक बार कंप्लीमेंट्स बाइंड कर गए या फिर इस बैक्टीरिया के सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हमारे एंटीबॉडी ने पहचान लिया या फिर PRR ने इसके किसी सरफेस को पहचान लिया एज अ पैम्प, तो हमारी बी सेल एक्टिवेट हो सकती हैं, बशर्ते कि ये सारे मॉलिक्यूल्स बी सेल के ऊपर हो। जैसे ही एक्टिवेशन होता है तो IgM IgD मैसेज देते हैं SRC फैमिली काइनेज को कि हमने एक एंटीजन पकड़ लिया है। और मत भूलिएगा कि इसमें कंप्लीमेंट का बाइंडिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अकेला BCR के कंपोनेंट सिग्नलिंग कर रहे हैं तो सिग्नलिंग होगी, लेकिन अगर CR2 और PRR भी आ जाएं इस इंटरेक्शन में तो सिग्नलिंग ज्यादा अच्छी होती है। SRC फैमिली काइनेजेस इस मैसेज को देते हैं IG अल्फा IG बीटा को और IG अल्फा IG बीटा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज इनिशिएट करता है बी सेल के अंदर। यहाँ एक साथ कई सारी पाथवेज शुरू होती हैं। ऐसी पाथवेज जो डिफरेंट तरह के सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाती हैं, जैसे कि डेग, कैल्शियम आयन या फिर ये RAS GTP जैसे मॉलिक्यूल्स भी एक्टिवेट करती हैं। इससे PIP या फिर प्रोटीन काइनेज A या फिर मैप काइनेज वाली पाथवे शुरू होती हैं और उनसे मैसेज जाता है न्यूक्लियस के अंदर तक, जहां कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे कि NFAT, NF-κB और AP1 ये एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ जीन को कंट्रोल करेंगे और कुछ जीन्स ऑफ हो जाएंगे और कुछ जीन्स ऑन हो जाएंगी। ये जो बदला हुआ जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न है, इसकी वजह से अब ये बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी और ये अपने आप को कन्वर्ट करेगी ऐसी बी सेल में जो डिफरेंट तरह के फंक्शन कर सकती है। इसको कहते हैं हम लोग बी सेल एक्टिवेशन। लेकिन ये प्रोसेस इतनी सिंपल है नहीं। जब बोन मैरो से हमारी नाइव बी सेल बन के आती हैं तो हमारे पास बहुत तरह के एंटीबॉडी प्रेजेंट करने वाली बी सेल होती हैं। एक बी सेल पर एक ही तरह के एंटीबॉडी होते हैं और वो एक ही तरह की एफिनिटी शो करते हैं। ये डबल पॉजिटिव IgM IgD पॉजिटिव बी सेल्स बोन मैरो से निकल करके लिम्फ नोड में पहुंचती हैं और लिम्फ नोड में जब कभी एंटीजन आता है तो जो बी सेल उस एंटीजन से बाइंड करेगी उसके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो रिसेप्टर जो T हेल्पर सेल से मिलने वाले साइटोकाइंस को पहचानते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। केवल वही सेल्स एक्टिवेट होती हैं जिन सेल्स ने एंटीजन को बाइंड किया है सक्सेसफुली और इस तरीके से एक ही पर्टिकुलर बी सेल के काफी सारे क्लोन बनने शुरू हो जाते हैं माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर के। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। यहाँ जो बी सेल का नंबर बढ़ रहा है इसको हम लोग प्रोलिफरेशन कहते हैं। और फिर ये बी सेल अपने आप को डिफरेंशिएट भी करती हैं अलग अलग टाइप की और दूसरी बी सेल्स में। जैसे कि कुछ बी सेल्स अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं प्लाज्मा बी सेल में। बी सेल की वो फॉर्म जो एंटीबॉडी बना करके सीक्रेट कर सकती हो उसको हम लोग प्लाज्मा बी सेल कहते हैं। अभी तक जितने भी बी सेल हम लोगों ने देखी हैं इन सभी में मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है,
लेकिन प्लाज्मा सेल अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से अब ऐसे एंटीबॉडी बनाने लगती हैं जो सेल से बनकर के बाहर आते हैं। सबसे पहले बनने वाले एंटीबॉडीज में से एक है आईजीएम। जब कभी एंटीजन हमारी बॉडी में पहली बार आता है तो उसे हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और प्राइमरी रिस्पॉन्स होते ही जो पहले एंटीबॉडी बनते हैं वो आईजीएम। आमतौर पे एंटीजन के आने से लेकर के और एंटीबॉडी बनने तक के बीच में तकरीबन 7 दिन के आसपास का टाइम लगता है। आईजीएम 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट लिए हुए हैं, 5 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ एंटीबॉडी की एफिनिटी एंटीजन के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि यहाँ बाइंडिंग साइट 10 हैं, इसलिए आईजीएम की एविडिटी जो कि टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी है, और इसीलिए आईजीएम शुरुआत में बनाए जाते हैं ताकि ये हमारी बॉडी में सीक्रेट हो जाए और हमारी बॉडी में तमाम हिस्सों में फैल करके जहां जहां एंटीजन है उससे बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर दें, उसको हमारी सेल के अंदर घुसने ना दें। यहां तक कि ये उन एंटीजन को कंप्लीमेंट के द्वारा क्लियर करवाने में भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ भी सेल ऐसी भी होती हैं जो एक्टिवेट होकर के अपने आप को और दूसरी तरह की सेल्स में कन्वर्ट करती हैं, लेकिन इसके लिए और साइटोकाइंस की जरूरत होती है, जैसे कि इंटरफेरॉन गामा और IL-4। इससे डिफरेंट तरह की प्लाज्मा बी सेल बनती हैं और ये प्लाज्मा बी सेल डिफरेंट तरह के एंटीबॉडी बनाते हैं। जितने भी एंटीबॉडी बनाएंगे सब एंटीबॉडी सेम उसी एंटीजन को पहचान रहे होंगे, लेकिन एंटीबॉडी की क्लास अलग अलग होंगी, जैसे कि IgG। पर्पस ये है कि अब हमें अलग अलग तरीके से एंटीजन से लड़ना है। तो IgG जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बनने वाले एंटीबॉडी हैं और ये सबसे लंबी उम्र के भी होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, 23 दिन के आसपास की इनकी हाफ लाइफ होती है, और यही है जो हमारे इफेक्टर एंटीबॉडी के रूप में जाने आते हैं। ये एंटीबॉडीज जहां जहां एंटीजन्स हैं वहां बाइंड करेंगे एंटीजन से और उनका फैगोसाइटोसिस के द्वारा क्लियरेंस करवाने में हेल्प करेंगे, जिसे हम लोग ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ये एंटीजन से बाइंड करके कंप्लीमेंट्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसे हम कंप्लीमेंट एक्टिवेशन कहते हैं, और इसके अलावा ये एंटीजन से बाइंड करके ADCC नाम की एक प्रोसेस भी कर सकते हैं, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को पहचान करके न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल्स वगैरह आती हैं, और जिस जगह पर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां बहुत सारे साइटोलाइटिक केमिकल्स बना बनाकर छोड़ देती हैं। ये केमिकल्स जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा IgA बनाने वाली प्लाज्मा बी सेल बन सकती हैं। IgA हमारी बॉडी के सिक्रेशंस में बाहर आ जाता है, जैसे कि म्यूकस में, मदर के मिल्क में। इंडिड माँ के दूध से मिलने वाली इम्यूनिटी में IgA ही है, और ये खास तौर से एंटीजन के न्यूट्रलाइजेशन में रोल निभाता है। इसके अलावा कुछ बी सेल ऐसी भी बन जाती हैं जो IgE बनाने लगती हैं, और IgE भी मास्टर सेल के डीग्रेन्युलेशन में या न्यूट्रोफिल के डीग्रेन्युलेशन में रोल निभाता है। इंडिड बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस में IgE के रोल देखने को मिले हैं हमें, इसलिए हम इसे एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई बार वर्म्स बन जाते हैं, उन वर्म्स से लड़ने के लिए भी IgE हेल्प करता है। IgG प्लेसेंटा में मदर एम्ब्रियो के बैरियर को पार कर सकता है, इसलिए मां से फीटस को मिलने वाली इम्यूनिटी IgG की वजह से होती है। IgG ऑप्सोनाइजेशन, ADCC मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन, ऐसा कि एंटीजन से बाइंड कर जाए और उसे सेल के अंदर एंट्री ना करने दे, कंप्लीमेंट का एक्टिवेशन, इन सब फंक्शंस के लिए जाना जाता है। IgA सीक्रेटरी एंटीबॉडी है हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, म्यूकस में, मां के दूध में IgA सीक्रेट होता है, और इसका पर्पस एंटीजन न्यूट्रलाइजेशन है। IgE एंटीजन से बाइंड करके मास्टर सेल और न्यूट्रोफिल का डीग्रेन्युलेशन कर सकता है, इसलिए ADCC में IgE काफी रोल निभाता है। जब कभी एक बी सेल से अलग अलग तरह की बी सेल बने जो सेम अफिनिटी वाले लेकिन डिफरेंट क्लास के एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आइसोटाइप स्विचिंग, क्योंकि इन सभी क्लासेस को एंटीबॉडी की हम लोग आइसोटाइप्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ बी सेल्स अपनी अफिनिटी एंटीजन के लिए बढ़ाती हैं सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन के द्वारा, सिर्फ वेरिएबल रीजन में बदलाव ला करके। अगर हाई एफिनिटी एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाते हैं तो इनमें से कुछ बी सेल प्लाज्मा बी सेल में कन्वर्ट होकर के हाई एफिनिटी IgG बना करके हमारी बॉडी फ्लूइड्स में सीक्रेट कर देंगे, इसे हम लोग अफिनिटी मैच्योरेशन कहते हैं। सिमिलरली इन्हीं बी सेल में से जिनके पास हाई एफिनिटी IG बनाने की एबिलिटी थी, कुछ बी सेल सेलेक्ट हो जाएंगी एज अ मेमोरी बी सेल। इनका बेसिक पर्पस होगा कि जब कभी दूसरी बार एंटीजन आएगा, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो ये इमीडिएटली उस एंटीजन को पहचान के बिना टाइम गवाए अपने नंबर बढ़ाएंगी, प्रोलिफरेशन करेंगी, डिफरेंशिएशन करेंगी और प्लाज्मा बी सेल बना करके लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगी। जहां प्राइमरी रिस्पॉन्स में 7 दिन लगते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बड़े लेवल तक नहीं जाता, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो कि मेमोरी बी सेल से शुरू होता है बहुत जल्दी होने वाली प्रोसेस है। लगभग 3 दिन के अंदर
इम्यून रिस्पॉन्स जाग जाता है और इस बार जो एंटीबॉडी के लेवल हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा होते हैं और इंडियन इम्यून सिस्टम ज्यादा देर तक रहता है। अब देखो यार, आसान तो कुछ है नहीं। नो डाउट ये वाला पार्ट तुम्हें थोड़ा टफ भी लगा होगा और समझने में दिक्कत भी आई होगी, बट समझदार इसी में कि अपनी कॉपी पेन लो और इस पार्ट को दोबारा से देखो। जब तक तुम अपने हाथ नहीं चलाओगे इस बात पर काबू नहीं पाओगे। क्वेश्चन तो यहां से पक्का आएंगे, नंबर दे के जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ो। आई फ्लाई की क्लासेस में हम लोग ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक को आसान कर लेते हैं, उनके नक्शे क्रिएट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि चीज कैसे काम करती हैं। ये क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आपके घर से होती हैं, जब आपको सुविधा हो तब होती हैं। इन क्लासेस के द्वारा आप नेट, गेट, आईसीएमआर, डीबीटी, सेलेक्ट, एआरएस जैसे एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम जेएनयू के लिए और आईआईटी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के साथ। फिलहाल तो चलो मेहनत करो, रिवीजन करो और लगे रहो। बाय बाय।